जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विज्ञान क्लास परिवार में। और आज हम लोग करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्वेश्चन आंसर। क्योंकि जितने भी थ्योरी था हम लोग एक एक करके पढ़े आसानी से। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे ना, उसके बाद हम लोग आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर हाँ, एनसीईआरटी के ही देखेंगे सिर्फ, और सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चल ये स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न से। और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और एकदम अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला नंबर, पहला क्या है कि वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो बता देते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वह जो प्रयोगशाला में होता है ना, वह फीता के रूप में होता है। किस रूप में होता है? फीता। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब जब वह ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में आता है ना, तो इस पे एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है? एक परत जम जाती है। और वह परत होता है एमजीओ। क्या होता है? एमजीओ। और यह इस तरह है, मतलब एक जंग के रूप में होता है। जिस तरह से लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है ना, लोहा में क्या होता है, लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसे पेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग रगड़ के पहले साफ कर देते हैं और उसके बाद पेंट करते हैं ताकि अच्छी तरह से उस पर चढ़ पाए। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना, हम लोग साफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम से संपर्क में ऑक्सीजन को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्योंकि जब तक साफ नहीं करेंगे ना, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के संपर्क में नहीं आएगा, और जब संपर्क में नहीं आएगा तो मैग्नीशियम जल नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी वस्तु जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में जलती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका लिखा हुआ है आसानी से, एकदम आसान भाषा में, कि नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, परत जम जाती है। और उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्योंकि यह परत जो है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से क्या होती है, रोकती है। बात यही है कि जो ऑक्सीजन जो ये वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऑक्सीजन को संपर्क मैग्नीशियम के संपर्क से क्या होती है, रोकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये है अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर पहला क्या है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वह H2 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन जो होता है किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो ये तो बन गया समीकरण। अब इसे संतुलित करना है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा संतुलित। जिस देखिए यहाँ पे, ठीक है, यह क्या है, संतुलित समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर संतुलित समीकरण के लिए हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो में देख लिए। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड है। क्या है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है, और बेरियम सल्फेट और साथ में क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग को इस तरह से अच्छी तरह से रासायनिक अभिक्रिया को लिखना भी है और संतुलित भी करना है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या याद करना है, सूत्र याद करना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, BaCl2 होता है। ठीक है, और हम सूत्र बनाने के लिए भी बताए हैं वीडियो में। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तब। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 और ब्रैकेट में यहाँ पर 3 होल 3 होता है। उसके बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, Al2 नहीं, यहाँ पर AlCl3 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह क्या है, समीकरण है इसका। ठीक है, यह समीकरण है। अब यहाँ पर इसका संतुलित किया हुआ है, देखिए आंसर में। ठीक है, यह क्या है, इसका संतुलित किया हुआ रासायनिक अभिक्रिया का है। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सोडियम। सोडियम जल से अभिक्रिया करता है। सोडियम किससे अभिक्रिया करता है, जल से। तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
और हाइड्रोजन गैस क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का तो संकेत आप लोग को पता होगा क्या होता है। यहाँ पर आगे करते हैं और यहाँ पर देखिए इसका संतुलित किया हुआ है, सोडियम है, जल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस है। संतुलित किया हुआ है। देख लीजिए इधर सोडियम कितने हैं? 2, इधर सोडियम कितने हैं? 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, और इधर भी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पर कितने हैं? 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4 है। तो क्या है? संतुलित है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ए है, क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? तो पहला ये है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका समीकरण लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यह इसका क्या है? समीकरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या है? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl है, उसके बाद बेरियम सल्फेट है। अब इसका संतुलित समीकरण दूसरे तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यह इसका संतुलित समीकरण है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद में सोडियम देखिए कितने हैं? 2, और इधर भी सोडियम देखिए यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर देखिए 2 हैं और इधर क्लोरीन कितने हैं? 2। बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बेरियम कितने हैं? 1 है। सल्फर देखते हैं तो सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है? 4 है। तो यह क्या? संतुलित समीकरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर यहाँ पर यह है, ये भी बहुत बड़ा अभिक्रिया है लेकिन समीकरण तो छोटा ही रहेगा ना। समीकरण हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि ताकि बचत हो, समीकरण से बचत होता है, पेज की बचत होता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन में ही क्या हो गया? काम चल गया। और यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से क्या करता है? अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, जल में विलयन तथा जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ लिखना है, यहाँ पर ज्यादा विलयन जल में ये थोड़ा सा अच्छा न लगता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH लिखना है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है, मतलब HCl के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। उसके बाद क्या बनाता है? अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है, Na क्या बनाता है? Cl बनाता है, NaCl बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। यही तो बनाता है। अब इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा और यह संतुलित भी है। लगता है कि सोडियम इधर देखें कितने हैं? 1 है। इधर भी सोडियम कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1 है। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। क्लोरीन इधर कितने हैं? 1 है और इधर भी क्लोरीन 1 है। तो मतलब यह क्या है? संतुलित ही है। के बारे में संतुलित भी हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह हो गया तीसरा का 2 है। अब अगला चौथा देखिए। चौथा नंबर यहाँ पर क्या है कि किसी पदार्थ X है, कोई पदार्थ है X और उसके विलयन का उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब कोई पदार्थ है X और उसके विलयन, मतलब उसके विलयन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सफेदी। तो बताइए आप किसके विलयन का उपयोग करते हैं? किसके विलयन का? चूना के विलयन का उपयोग करते हैं ना। किसका उपयोग करते हैं? चूना के विलयन का। पोताई, दीवार पोताई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूना के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूना। क्या हो जाएगा? चूना। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है?
तो पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तथा इसका सूत्र क्या है, CaO, मतलब चूना। समझ में आया? मतलब चूना के विलयन का हम लोग क्या करते हैं, सफेद करने के लिए। तो इस पदार्थ एक्स जो है, इस पदार्थ का उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए। तो इस पदार्थ का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजा आने वाला है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन कि ऊपर जो फर्स्ट में लिखे हैं, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें जो पदार्थ एक्स है, एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करवा देने। बच्चों तो बहुत आसान है, मतलब कि चूना को, ये जो पदार्थ है, मतलब चूना को किससे क्रिया करवा देना है, जल से। CaO के साथ, जल के साथ क्या करना है, क्रिया करवा। देखिए यहाँ पर देखिए CaO, ये क्या है, चूना, और इसे क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ नहीं, अब इसको पानी में डाल दिया ना, तब बुझ गया। अब बुझने के बाद जो बनता है Ca और OH के क्या बनाता है, हॉल्ट वाइस बनाता है। समझ में आया? तो ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और आप लोग को पता है कि जब चूना में क्या करते हैं, चूना में जब पानी को डालते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा। इसलिए ये जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम लोग पढ़े थे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चूना में जब पानी डालते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है, वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है बच्चों। अब आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रश्नावली में एकत्रित गैस की मात्रा जो है ना दूसरी से क्या है, दोगुनी है, और क्यों। उस गैस का नाम बताइए, उस गैस का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा एकदम आसानी से। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1.7 में जो होता है ना, 1.7 में जल का विद्युत अपघटन होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस बनती है। मतलब वहां पर क्रियाकलाप में जल का विद्युत अपघटन होता है। एनसीईआरटी बुक में जब देखिएगा क्रियाकलाप 1.7 में, तो वहां पर जल को क्या किया जाता है, विद्युत धारा दिया जाता है। और जब जल को विद्युत धारा दिया जाता है तो वह टूट जाता है, मतलब ये वैद्युत अपघटन होता है। जल का क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है। मतलब कि जल के द्वारा विद्युत धारा के द्वारा जल को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जब तोड़ा जाता है तो अगर आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है, H2O है। अब इसे आप क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, मतलब विद्युत धारा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा दे रहे हैं तो क्या बनने वाला है, H2 बनने वाला है, और क्या बनने वाला है, O2 बन रहा है। अब इसे आप क्या कीजिए कि संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन तो इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ अगर 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर देते, ये हो गया संतुलित। ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर 4, ये क्या हो गया, संतुलित। अब मतलब इस क्वेश्चन का जब आंसर देना है तो इस समीकरण को संतुलित करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। संतुलित कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर आसानी से दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा कि क्रियाकलाप 1.7 में जल का विद्युत अपघटन होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस बनती है, और 2 अणु जल से, देखिएगा यहाँ पे ये जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। अच्छा ये सब पता है ना, जैसे H2O, अगर यहाँ पर H2O लिखे हुए हैं और यहाँ पर 3 रख दिए तो जल के कितने अणु हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पर अगर 4 लिख देते हैं तो जल के कितने हो गए, 4 अणु है। उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन कितने अणु है, 2 अणु है, ठीक है। अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पे जल देखिए 2 अणु, जल के 2 अणु, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, और 2 अणु जल से, मतलब 2 अणु जल से, यहाँ पर देखिए 2 अणु जल से क्या बनता है कि 2 अणु हाइड्रोजन, 2 अणु हाइड्रोजन तथा 1 अणु ऑक्सीजन बनते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे 2 अणु क्या है, 2 अणु क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो यहाँ पे 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु क्या बनते हैं, ऑक्सीजन बनते हैं। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो गैस एकत्रित हुआ, ये तो बन गया, तो यहाँ पर जो गैस एकत्रित हुआ तो बताइए कौन दोगुना है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अणु है, 2 है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन से क्या है, दोगुना है।
तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोगुनी है, मतलब एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, लेकिन क्यों है उस गैस का नाम बताएं। ठीक है, तो गैस दूसरी से दोगुनी है और वहां पर कौन सा है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दोगुनी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि जब लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है बच्चों। मतलब यहाँ पर कैसा रिएक्शन है कि एक क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन है, क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन है और कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहा के कांटे डाल रहे हैं, कील डाल रहे हैं। तो बच्चों आप लोग को पता होगा, यदि आप क्रियाशील समूह देखे होंगे, अब क्रियाशील समूह, तो वहां पर जो फेरस होता है, क्या होता है, फेरस वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। फेरस यहाँ पर देखिए मतलब लोहा के कील है ना, तो लोहा जो होता है वह कॉपर से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील। तो करता क्या है कि लोहा जो है ना वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह नीला होता है, क्या होता है, नीला। तो नीला से क्या होता है, थोड़ा सा हरे के रूप में बदल जाता है, मतलब लोहा जब कॉपर को हटा देता है तब। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में, कॉपर सल्फेट का घोल कैसा होता है, यहाँ पे नीला होता है, उसमें जब डुबाया जाता है तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के घोल को, आगे इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा। तो लोहा क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है, क्या करता है, फेरस सल्फेट। और ये जो फेरस सल्फेट बनता है उसका रंग कैसा होता है, हरा विलयन बन जाता है, और इस कारण से विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट में क्या डाल रहे हैं, लाइन कट गया, एक मिनट, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और यहाँ पर क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है, और यहाँ पर कॉपर दिखाई दे रहा है कि अलग हो गया है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन जो है ना, 7वां क्वेश्चन, हम अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप लोग कहीं डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, हम उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।